अच्छा, जब हम किसी गांव के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शांति, सुकून, है ना? पर उस शांति के पीछे ना एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। एक ऐसा सिस्टम जो दिखाई नहीं देता, लेकिन झगड़े सुलझाने से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने तक सब कुछ संभालता है। तो चलिए, आज इसी ग्रामीण प्रशासन की दुनिया में थोड़ा अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। और ये कहानी ये भारत के किसी भी गांव की हो सकती है। ये कहानी है मोहन और रघु की, दो किसान जिनकी जिंदगी में जमीन का एक छोटा सा विवाद एक बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन जाता है। तो हुआ ये कि झगड़े की जड़ थी खेत की सीमा, जिसे हम मेड़ भी कहते हैं। अब रघु ने क्या किया, उसने उस मेड़ को कुछ फीट खिसका दिया। नतीजा, मोहन की जमीन कम हो गई और रघु की जमीन बढ़ रही। अब जाहिर सी बात है, मोहन ने जब इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तो बात सिर्फ बहस तक ही नहीं रुकी। रघु ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मोहन की पिटाई कर दी। अब पिटाई के बाद मोहन का एक दोस्त जो गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसने उसे सलाह दी। उसने कहा कि भाई, अब अधिकारियों के पास जाना ही पड़ेगा। और पहला कदम क्या था? सीधा स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाना। हाँ, कुछ पड़ोसियों का ये भी कहना था कि अरे, शहर के बड़े पुलिस स्टेशन चलो, वहां सुनवाई होगी। पर मोहन ने उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हर पुलिस स्टेशन का अपना एक अधिकार क्षेत्र, मतलब एक तय एरिया होता है। और नियम ये है कि घटना जिस एरिया में हुई है, उसकी रिपोर्ट आपको उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में करानी होगी। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचना एक बात थी और वहां काम करवाना बिल्कुल दूसरी। जो स्टेशन हाउस ऑफिसर थे, यानी एसएचओ, उन्होंने तो पहले मोहन की शिकायत लिखने से साफ मना कर दिया। बोले ये तो छोटी मोटी बात है। पर जब मोहन के साथ आए पड़ोसी, जो इस पूरी घटना के गवाह थे, उन्होंने मिलकर दबाव बनाया, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। इससे पता चलता है कि कभी-कभी न्याय पाने के लिए पूरे समाज का साथ खड़ा होना कितना जरूरी है। चलिए, पुलिस ने मारपीट का केस तो लिख लिया, लेकिन उस असली प्रॉब्लम का क्या, जो जमीन का विवाद था, वो तो वहीं का वहीं था। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे ये पूरा झगड़ा शांति से निपट जाता, बिना किसी मार पिटाई के? और यहीं कहानी में एंट्री होती है गांव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी की। जी हाँ, वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी ही जमीन से जुड़े ऐसे विवादों को रोकना और सुलझाना है। और उसे हम कहते हैं पटवारी। तो ये पटवारी कौन है? देखिए, इनका काम सिर्फ जमीन नापना नहीं है। इनके पास एक गांव या कुछ गांवों का चार्ज होता है। पटवारी हर खेत का रिकॉर्ड रखता है, उसे अपडेट करता है, किसानों से लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व इकट्ठा करवाता है, और तो और सरकार को ये भी बताता है कि किस खेत में कौन सी फसल उग रही है। असल में देखा जाए तो पटवारी ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और ये रिकॉर्ड कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का। इसे कहते हैं खसरा रिकॉर्ड, और इसे संभालता है पटवारी। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि कौन सी जमीन किसके नाम पर है, उसका एरिया कितना है। जरा सोचिए, अगर मोहन और रघु ने बस इस एक कागज को देख लिया होता तो शायद ये लड़ाई होती ही नहीं, क्योंकि असली सच तो इसी में दर्ज था। ठीक है, तो पटवारी गांव के लेवल पर काम करता है, ये तो समझ आ गया। पर क्या उसके ऊपर कोई नहीं है? क्या वो अकेला ही सब कुछ देखता है? जी नहीं, ये पूरा सिस्टम एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक बड़े ढांचे का हिस्सा है। तो चलिए अब जरा इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये है पूरी चेन ऑफ कमांड। सबसे नीचे है पटवारी, जो कई गांवों को देखते हैं। पटवारियों के काम की निगरानी करते हैं तहसीलदार, जो एक तहसील या सब डिवीजन के इंचार्ज होते हैं। और तहसीलदार के ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी जिला कलेक्टर, जो पूरे जिले के हेड होते हैं। तो देखिए, गांव से लेकर जिले तक एक पूरा सिस्टम बना हुआ है ताकि हर काम सही तरीके से हो। लेकिन एक मिनट, ये पूरा सिस्टम सिर्फ जमीन और टैक्स के बारे में नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा मकसद है, सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना। और जानते हैं, जैसे जैसे समाज बदलता है, न्याय के मायने भी बदलते हैं। और इसीलिए इन कानूनों को भी समय के साथ बदलना पड़ता है, ताकि वो और ज्यादा फेयर और ज्यादा निष्पक्ष बन सकें। जरा ये पंक्तियां सुनिए। पिता के घर में हिस्सा मांगना, मुझे बताया गया है, बहुत स्त्री सुलभ नहीं है, पर मुझे सच में अपनी एक जगह चाहिए, रेशम और सोने का दहेज नहीं। ये कविता एक बेटी की इच्छा, एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है।
सालों साल तक हमारे समाज में महिलाओं को परिवार की जमीन में कोई हक नहीं मिलता था। पिता की सारी संपत्ति सिर्फ बेटों में बढ़ जाती थी। लेकिन फिर साल 2005 में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव आया। एक नया कानून आया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। और इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। अब नियम यह है कि पिता की संपत्ति में बेटों, बेटियों और उनकी मां तीनों का बराबर का हक होगा। सोचिए, जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता के लिए कितना बड़ा कदम था। और इस कानून का असर जमीनी स्तर पर बहुत गहरा हुआ। इसने लाखों महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। अब सुधा जैसी कई औरतों को पता है कि अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आई तो उनके पास सहारे के लिए परिवार की जमीन में अपना हिस्सा है। तो देखिए, मोहन और रघु के झगड़े से हमने शुरुआत की और हम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार तक पहुंच गए। हमने ग्रामीण प्रशासन के कई अलग अलग पहलुओं को छुआ। तो इन सबका सार क्या है? व्हाट्स द बिग टेक अवे? ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। ग्रामीण प्रशासन कोई एक चीज नहीं है, इसके कई हिस्से हैं। पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर देखती है, पटवारी है जो जमीन का सारा रिकॉर्ड और रेवेन्यू संभालता है, तहसीलदार है जो इन सब पर नजर रखता है और विवाद सुलझाता है, और फिर है हमारे कानून जो समय के साथ बदलकर सामाजिक न्याय लाते हैं। ये सब जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी गांव का सिस्टम ठीक से चलता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा ग्रामीण प्रशासन है, ये एक अदृश्य फ्रेमवर्क की तरह है। ये हमें हर वक्त दिखाई नहीं देता, पर ये बहुत बहुत जरूरी है। यही वो नींव है जो जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रासरूट्स लेवल पर स्थिरता और न्याय पक्का करती है, ताकि गांव आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। और ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे अपने शहरों में, हमारी अपनी कम्युनिटीज में ऐसी कौन सी अदृश्य व्यवस्थाएं हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ये सुनिश्चित करती हैं कि सबके साथ न्याय हो, सबको बराबरी का मौका मिले? ये सोचने वाली बात है ना?